चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेस्को सीरीज का अगला चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से देखना जरा आप लोग। इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, उसी से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहला टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे वो किस किस फॉर्मूले पे बनेंगे। पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो आपको याद रहता है। तो पहला फॉर्मूला ये लगेगा इसमें। दूसरा ये है कि अगर आपसे पूछा जाए वेव नंबर, जिसको मैं न्यू बार लिखता हूं, तो वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा होता है। ठीक है, बस यहां पर आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन याद होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये सब आपको याद है, बस एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का होता है, विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे पूछ लेंगे आपसे। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको मैं याद करने का तरीका ही बता दूंगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान से देखना जरा आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ईएम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रेज, गामा रेज। ठीक है, फिर आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेडिएशन जिनको बोलते हैं, फिर विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स, और फिर आता है रेडियो वेव्स। इस तरीके से है ये। ठीक है, अब ये किस पैटर्न में लिखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब अगर मैं इस तरीके से चलूं ऐसे, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, इस तरीके से अगर मैं जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है यहां पर, इस तरीके से जाने पर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं इसका न्यू मैक्स है, तो इसका न्यू क्या है, मिनिमम है। अगर न्यू मिनिमम तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर न्यू मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां विजिबल में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें आता है आपका विवग्योर। ठीक है, और विवग्योर में भी यही ऑर्डर है, इस तरफ जाओगे लैम्डा बढ़ेगा और न्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, विवग्योर में भी आप जानते हो। अब इस टाइप से क्वेश्चन है, विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब चेक करो आप, गामा रेस कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, येलो कहां आ रहा है, येलो ये रहा, येलो कहां आ रहा है ये। ठीक है, इसका येलो जो है वो ये है। इंफ्रारेड कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। रेडियो वेव इधर आ रहा है। इसका मतलब गामा रेस एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान से, मेन चीज क्या आती है यहां पर, इनको याद कैसे करोगे, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ये वाला। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना आप भी। कॉस्मिक रेस के लिए बोल रहा हूं क्लासिकल, क्लासिकल। ठीक है, गामा रेस मतलब गाड़ी, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी। ठीक है, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी, जानते हो आप, है ना। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी, इंफ्रारेड मतलब इन, माइक्रोवेव मतलब माय, और रेडियो वेव मतलब रेंज। तो क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज, इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए। अब इसका अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, मतलब उसके आने के चांसेस बहुत कम है। इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। अदरवाइज आप तो सिंपल सा पुट करके आंसर निकाल ही लोगे, है ना। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है। देखो होता क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, आपको पता ही है कि किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है
वो जो होता है वो जो क्वांटम होते हैं उसका मल्टीपल होता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, बाकी अगर डिटेल में आपको समझना है तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने सीरीज बना रखा है और आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अभी अपन सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल डायरेक्ट करने के तरीके बताऊंगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो फॉर्मूला है पहला वो ये है कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं एच न्यू फॉर वन क्वांटम या वन फोटोन। फॉर वन क्वांटम या वन फोटोन एनर्जी इस तरीके से निकलती है, और फॉर एन नंबर ऑफ क्वांटम्स E इज इक्वल टू होता है एन इंटू एच सी बाय लैम्डा फॉर एन क्वांटम्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लेंदी होता है, मैं इसको इजी बना देता हूं। कैसे? आपको जो फॉर्मूला फाइनल याद रखना है वो रखना है E इज इक्वल टू एन 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। और यूजुअली आपको क्वेश्चन में या तो नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया जाता है या एंगस्ट्रॉम में। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बता रहा हूं, फाइंड एनर्जी ऑफ a photon, energy of a photon whose wavelength is 320 नैनोमीटर, इस तरीके से। तो अब आपको वेवलेंथ जो दे रखी है वो नैनोमीटर में है, कितना 320। इसको कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम जाना है तो एक जीरो बढ़ा देना, तो ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम आ गया। और E इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, और यहां पर ये जो n है ना ये 1 हो जाएगा, एक फोटोन का निकालना है 12400 और डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 3200, ठीक है। इसको अपन नियरली ऐसा कर लेते हैं 31 ले लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। 310 ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया आपका 3100, ठीक। और 3100 से ये कितने बार कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब अगर आपको एनर्जी जूल में भी निकालनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स आएगा, मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो तो आप इस तरीके से अप्लाई करना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। E इज इक्वल टू n टाइम्स 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ठीक। एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 1 मिनट विद 50% एफिशिएंसी विल बी। आप मुझे बताओ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर कितना है 40 वॉट, टाइम कितना सेकंड में रखना पड़ेगा, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और एफिशिएंसी 50% है तो 50% मतलब 1/2, ये जो है ना 50% उसके लिए 1/2 किया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1200 आ जाएगा। तो एनर्जी आ गई 1200, किस में आ जाएगी ये जूल में, क्योंकि वॉट इनटू सेकंड क्या हो जाता है जूल। अब मैं इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा, एनर्जी कितनी है 1200 है, ये जूल में आई थी ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो ताकि अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, 1200 डिवाइडेड बाय क्या लिख रहा हूं मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, और n इंटू 12400 डिवाइडेड बाय कितना 6200 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दी। ये कट गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से ये कट गया कितना 600, तो n आ गया आपका कितना 600 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 375 इंटू 10 की पावर प्लस 19, मतलब 3.75 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालोगे। तो बहुत सिंपल सा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब एक फॉर्मूला याद करके जाना, E इज इक्वल टू n 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, बस इससे काम हो जाएगा आपका। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो आप बना लोगे आराम से, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की थ्योरी पे चलते हैं अपन, जो है बोहर्स थ्योरी। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, He+ हो गया, Li2+ हो गया, B3+ हो गया, एंड सो ऑन, Na10+ हो गया, इस टाइप के, ठीक है, ETC, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगी ये। तो इससे रिलेटेड मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूं आपके सामने, क्या क्या। पहला फॉर्मूला है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होता है
वो होता है m इंटू वी इंटू आर, मास वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन NH अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई को लिखते हैं h बार या कट h, ठीक है। तो n हो गया ऑर्बिट नंबर और कट h क्या हो गया h अपॉन 2 पाई, इस तरीके से। सेकंड है रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, या फिर r नॉट को a नॉट भी लिखा रहता है n स्क्वायर बाई जेड, और ये r नॉट या a नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। और बोहर रेडियस जो वैल्यू होती है वो होती है 0.53, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और रेडियस का यूनिट एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। यूनिट का खास ध्यान रखना यहाँ। तीसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी, वेलोसिटी v, ये r क्या था, रेडियस था, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वेलोसिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से भागता है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होगी ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की यूनिट होती है। तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा देखना जरा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जिसको हम लिखते हैं क्या, टीई, ये होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इस तरीके से। और फिफ्थ पे लिख रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, इस तरीके से। सिक्स्थ फॉर्मूला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है T वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, इसका आपको ये डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखना है। सेवेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, f इज इक्वल टू क्या 1/t, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, इसका इनवर्सली कर लो, अपोजिट कर दो, है ना। एट्थ नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, हम इसको आई लिखते हैं, इज इक्वल टू +13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से या ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो उसके बीच के एनर्जी का डिफरेंस ई इन्फिनिटी माइनस E1 निकाल के मैंने फाइनल लिख दिया है ये। इसी तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, ये होता है ई शॉर्ट फॉर्म में, और 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 - 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, यूनिट यही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, 1 से किसी एक्साइटेड स्टेट में भेजना है आपको इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी होता है। और 10th नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसी nth ऑर्बिट से आपको इनफाइनाइट पे भेजना है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो इन्फिनिटी माइनस En होता है, इसको हम लिखते हैं Be, बाइंडिंग एनर्जी Be, ये होता है +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यूनिट वही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, वो हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट है। अब यहां पर मेन चीज ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पढ़ लेना कि वहां एक्साइटेड स्टेट के बारे में क्या बोला। जैसे आपसे ऐसा बोला है, इलेक्ट्रॉन को मैंने ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 4। तो एक्साइटेड स्टेट आपसे जो भी बोले, यहां मैं एक बना के लिख देता हूं, जैसे मान लो आपसे बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब होता है n इक्वल टू 4। अगर लिखा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू क्या होता है 5, मतलब n जो लिखोगे ना वो एक ज्यादा लिख देना बस आप, है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर आंसर निकाल लेंगे। फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करके बताता हूं, लिख लो इसे। चलो तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं, बाकी फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन बना लोगे। ध्यान से देखना जरा, R निकालना, V निकालना, T निकालना, K निकालना, P निकालना, किसके लिए, He प्लस आयन, एक्साइटेड स्टेट क्या है फर्स्ट, तो N हो गया आपका 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N क्या है 2, He प्लस के लिए Z क्या हो गया 2, बस अब सारे फॉर्मूले लगा दो। R इज इक्वल टू क्या, R0 इंटू एन स्क्वायर बाय Z, तो ये हो गया 2R0, R0 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। वेलोसिटी क्या है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 क्या, Z बाय एन मीटर पर सेकेंड, तो ये कट गया, तो सीधा सीधा यही आंसर आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल एनर्जी, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूं एक बार। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, तो ये आ गया आपका सिंपल सा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू पी बाई टू होता है, तो T का डबल कर दो तो P आएगा, तो 13.6 इंटू टू, ठीक है, ये कितना आ गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। सीधा फॉर्मूला क्या है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब 2.5 h बाई पाई, इस तरीके से। फाइंड आयोनाइज एनर्जी ऑफ Li2 प्लस आयन, तो IE का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और z कितना है 3 स्क्वायर, तो 13.6 प्लस में आएगा ये ना, इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मेन चीज क्या है, फॉर्मूले याद रखोगे तो काम हो जाएगा। बोहर्स थ्योरी के जो न्यूमेरिकल हैं वो इन फॉर्मूले से आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें बस वो पोस्टुलेट पर बेस्ड होते हैं। तो पोस्टुलेट क्या क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, जिसकी एनर्जी फिक्स रहेगी उस ऑर्बिट में घूमेगा, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर करेगा, तो उसका भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, kz e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर, उसी के बाद ये सारे के सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन निकलते हैं। और थर्ड पॉस्टुलेट ये था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, जो कि अपन ने यहां लिखा है, ये जो 5 लिखा है ना ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये n की वैल्यू है। तो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये क्या है उसका थर्ड पॉस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज होगा, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके होते हैं, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला थ्योरी अपनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब एक ग्लास की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क जब प्रोड्यूस करते हैं तो रेडिएशन एमिट होती है, और उसको जब प्रिज्म से देखते हैं तो इस टाइप से पैटर्न बनता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। बेसिक थ्योरी आपको पता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो वेवलेंथ होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो रेडिएशन एमिट करता है, तो उसका जो वेवलेंथ निकलता है वो निकलता है रिडबर्ग्स फॉर्मूले से। किससे, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर कभी यहां आपसे फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर पूछ ले तो एक फॉर्मूला और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, तो आप कनेक्ट करके ये यहां पर पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां जो आर एच होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप याद रखोगे 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। और ये मीटर इनवर्स में होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। 109678 होता है तो उसको मैंने नियर अबाउट इतना लिख दिया है, तो आप ये पुट करना। और Z आप जानते हो एटॉमिक नंबर, N1 लोअर एनर्जी लेवल, N2 हायर एनर्जी लेवल। अब ये जो लाइंस हैं इसको हम, इस वाली लाइन को बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं बामर सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, ठीक है, ये सीरीज होती हैं। और इसका n होता है 1, इसका n2, इसका n3, इसका n4, इसका n5, इसका n6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये n इक्वल टू इंफिनिटी तक गया है। अब ये अलग अलग रीजन में भी लाई करती हैं। लाइमन सीरीज होता है यूवी रीजन वाली वेवलेंथ आती है इसमें, और ये होता है विजिबल, फिर IR इंफ्रारेड, फिर IR इंफ्रारेड, फिर IR इंफ्रारेड, फिर FIR, IR 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 FIR, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो जैसे मान लो पास्चन से वो लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो उस ट्रांजिशन से रिलेटेड वेवलेंथ इससे निकलेगी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। एक फॉर्मूला और होता है इसमें, आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, वेयर डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, मतलब हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। इसी तरीके से आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ध्यान से सुनना जरा, स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज, इन पर्टिकुलर सीरीज। अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज के बारे में पूछा है तो हम लिखते हैं टोटल लाइंस n2 माइनस n डैश।
N2 तो हायर एनर्जी लेवल है और N' जो है वो सीरीज नंबर है, ठीक है, ये क्या है, सीरीज नंबर। और N1 N2 क्या है, यहां पे लिख देता हूं, N1 होता है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल। N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। और Z एटॉमिक नंबर होता है, जो भी आपको दिया जाए आयन या एटम वो पुट कर देना, RH ये पुट कर देना, आंसर निकाल लेना आप आराम से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत होते हैं, फॉर्मूले यही लगने हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको हर टाइप का वेरिएशन इसमें फटाफट से बता देता हूं सॉल्व करके, पहले आप ये नोट कर लो इसके फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेरिएशन जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं फटाफट से आपको ये करवा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 1 इन H एटम। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है क्या, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, हाइड्रोजन एटम है तो Z हो गया 1, और 1 अपॉन ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल 1 स्क्वायर, और 2 हो गया हायर एनर्जी लेवल। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया क्या, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस 1/4 का, ये 3/4 आएगा, तो 4/3 RH आ गया लैम्डा आपका। RH पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। RH के फॉर्म में निकाल देता हूं, RH आप रख लेना। कैलकुलेट लैम्डा फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब ये समझना जरा लाइन का मतलब क्या है, जैसे अपने पास ऐसे ये होती थी, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम होता था, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, और ये n इक्वल टू 5 है। अब क्या बोला है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब बामर कौन सा होता है ये, तो इसकी सेकंड लाइन कौन सी होगी, 3 से 2 ये फर्स्ट लाइन है, 4 से 2 ये सेकंड लाइन है, समझ गए, 3 से 2 इसकी फर्स्ट लाइन है, 4 से 2 इसकी सेकंड लाइन है, किसकी, बामर की। इसका मतलब n1 हो गया 2 और n2 हो गया आपका 4, तो 1 अपॉन लैम्डा RH, Z बता दो, हीलियम प्लस हीलियम का कितना 2, तो RH Z स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। इस तरीके से अप्लाई करना है, इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, थोड़ा सा कर देता हूं। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, ये आ गया आपका 4, और ये 1/4 माइनस 1/16, तो उसमें से भी 1/4 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा ये, मतलब ये 4 से 4 कट गया, ये 3/4, तो लैम्डा आ गया 4/3 RH, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार देख लो जरा, सही किया मैंने, 1/4 माइनस 1/16, 1/4 कॉमन, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज फॉर Li2+, मतलब Z क्या है इसका 3 है, और ये जो सीरीज लिमिट लिखा है, सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट से आना है, किसमें, लाइमन सीरीज मतलब 1 पे, इसका मतलब Z3 N1 1 और N2 क्या है, इनफाइनाइट। इस तरीके से आपको पढ़ना है क्वेश्चन। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, तो ये तो पूरा इधर 1 हो गया, तो लैम्डा आ गया 1/9 RH। समझ गए बात को, क्वेश्चन का वेरिएशन देखते जाओ क्या। अगला लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिन, हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम आपको लैम्डा मिलता है फर्स्ट लाइन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, और मिनिमम लैम्डा किसके लिए मिलता है, लास्ट लाइन के लिए, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं, लाइमन सीरीज के लिए निकालना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या होगी लाइमन की, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, ये होगी फर्स्ट लाइन, और n इक्वल टू इन्फिनिटी से, n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 होगी क्या, लास्ट लाइन, ये लास्ट होगी और ये फर्स्ट होगी, ये निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन का जो लैम्डा आएगा वो मैक्सिमम देगा आपको, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, हाइड्रोजन एटम है 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्या, 4/3 RH, तो ये क्या हो गया आपका लैम्डा मैक्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां लगा रहा हूं क्या, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, सही है, लास्ट लाइन के लिए, तो लैम्डा यहां से आ गया क्या 1 अपॉन RH, और ये क्या होगा आपका लैम्डा मिन। इस तरीके से होता है। एक दो वेरिएशन और है, फटाफट से नोट करो फिर मैं आपको बताता हूं, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके और वेरिएशन देख लो क्या क्या होते हैं। फाइंड वेव नंबर व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब Z तो आपका कितना है, बेरिलियम है तो 4, N1 है ग्राउंड स्टेट मतलब 1, N2 एक्साइटेड स्टेट कौन सी, थर्ड, तो 4 हो जाएगा N2, एक्साइटेड स्टेट में एक ऐड कर दो तो N आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं क्या, 1 बाय लैम्डा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू बार, इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर, Z कितना बेरिलियम का 4, Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, सही है, ये पुट कर दिया।
तो न्यू बार इज इक्वल टू आ गया 16RH, और 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16, ये उड़ा दो तो न्यू बार आ गया क्या 15RH। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला देखो, फाइंड लैम्डा फॉर H अल्फा लाइन। ध्यान रखना, अल्फा का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा लिखा होता तो सेकेंड लाइन, गामा लिखा होता तो थर्ड लाइन, डेल्टा लिखा होता तो फोर्थ लाइन, ऐसा होता है। ठीक है, अब अप्लाई कर दो। H अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, किसकी फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, मतलब N1 1 और N2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 1 पे आना है ना, और Z क्या है आपका H ही पॉजिटिव है तो Z2 है, फॉर्मूला लगाया 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 ये 3/4 हो गया, और यहाँ 4 है तो 1/λ इज इक्वल टू 4RH ये हो गया, और यहाँ 3/4 हो गया, ये उड़ा दिया तो लैम्डा आ गया 1/3RH। समझ गया बात को, इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। एक दो क्वेश्चन स्पेक्ट्रल लाइंस के भी देख लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 9th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 क्या हो गया 10 और N1 क्या हो गया 2। भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो N1 क्या हो जाएगा 2, एक्साइटेड स्टेट में ऐड कर दो N आ जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस SL लिख रहा हूं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, डेल्टा N निकाल लेना जरा, डेल्टा N क्या आएगा N2 माइनस N1, 10 माइनस 2 कितना 8। ठीक है, तो डेल्टा N, सॉरी 8 है, डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है। तो इससे ये कट गया 4 बार, 4 इंटू 9 हो गया 36 ऐसे। अगला लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, फाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज, किसमें बामर में, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 14th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अभी बताओ N2 कितना है 14th एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 15, और N डैश क्या हो जाएगा बामर का 2। अब ध्यान देना यहां पर क्या लिखा है बामर सीरीज, तो इसका सीरीज नंबर क्या आएगा 2 आएगा, ग्राउंड स्टेट से यहां लेना देना नहीं है। तो N2 15, N डैश 2, तो स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज, इन बामर सीरीज क्या आ जाएगा 15 - 2 मतलब 13। इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे चलते हैं। कई लोग इसको डी ब्रॉय भी पढ़ते हैं, अपन डी ब्रॉगली बोला करेंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड फॉर्मूले, उससे न्यूमेरिकल क्या होते हैं, पहला लैम्डा इज इक्वल टू H/P, वेव पार्टिकल डुअलिटी पर बेस्ड है ये। इसमें होता क्या है, जैसे लाइट का दोनों नेचर होता है वैसे किसी मटेरियल पार्टिकल के भी दोनों नेचर हो सकते हैं, ऐसा बोला गया था। तो लैम्डा वेवलेंथ है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और P क्या है आपका मोमेंटम। तो पहला फॉर्मूला ये होता है। दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P को क्या रख सकता हूं मैं mv रख सकता हूं, तो एक रिलेशन ये m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2m/ke मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो सकता है रिलेशन। चौथा काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो H अपॉन √2m q इंटू v, ऐसा होता है q इंटू v। ये क्या है पोटेंशियल वाला v है, ये क्या है वेलोसिटी वाला v है, ध्यान रखना। फिफ्थ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन, ये लैम्डा जो है वो आता है 12.24 अपॉन √v, वोल्ट में रखोगे पोटेंशियल, और ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, या फिर आप इसको √150/v भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये किस में एंगस्ट्रॉम में, इस तरीके से। सिक्स्थ फॉर्मूला इसमें होता है बोहर रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, और डी ब्रॉय वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा में रिलेशन होता है 2πr इज इक्वल टू m लैम्डा, और यहां पर n होता है नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो जो ऑर्बिट नंबर होता है उतनी ही वेव बनती है, तो सेम होता है वो नंबर ऑफ वेव ऑर्बिट नंबर। और r का फॉर्मूला आपको पता ही है, r इज इक्वल टू क्या होता है r0 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, या आप r0 को लिख सकते हो क्या 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं तो ध्यान से देखना जरा, फाइंड लैम्डा when an electron is moving with velocity of 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया क्वेश्चन समझाने के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लगाओगे H/mv, H क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर क्या -34, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ध्यान रखना यहां पर जो मास है ना m क्या है मास, तो मास किस में रखना आपको kg में, v क्या है वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकंड, बड़ा v क्या है यहां पर बड़ा v हो गया आपका वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल हो गया ये, तो उसको किस में रखना आपको
वोल्ट में, ध्यान रखना, ठीक। और एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो किस में होगी आपकी, जूल में। ये मैंने यूनिट लिख दी इन सबकी। चार्ज वगैरह आपको पता ही होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये आ गया। v कितना है 10⁻⁶, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ध्यान से देखना जरा। मैं एक काम करता हूं, 10⁻31 और 10⁻6, ये कितना बचेगा, ये बचेगा -25, और ये ऊपर ले जाओगे -25 तो +20 और -9 आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाता है। ठीक है, निकाल के देख लेना एक बार। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन इसके करवा देता हूं आपको। फॉर्मूले जरूर ध्यान रखना इसके, डी ब्रोई के, है ना, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लो इसके फटाफट से। क्या कह रहे हैं, फाइंड रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ अल्फा एंड प्रोटॉन, मतलब लैम्डा अल्फा लैम्डा प्रोटॉन निकालना है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m⁴ वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखना जरा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो v सेम है, इसका मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m⁻⁴, मतलब लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू √mp⁴p अपॉन m अल्फा q अल्फा। अब अल्फा प्रोटॉन का रिलेशन क्या है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में अगर मास ऑफ अल्फा लिखूंगा तो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, और चार्ज ऑफ अल्फा होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन का। ध्यान से देखना जरा। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, mp/m अल्फा, mp अपॉन m अल्फा, तो मुझे नीचे 4 ले जाना पड़ेगा, तो 1/4 आएगा, और qp/q अल्फा क्या आएगा, 1/2 आएगा, मतलब ये आ गया 1/√8। ठीक है, मतलब 1/2√2। इस तरीके से सॉल्व करना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखो, फाइंड लैम्डा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ √150/v वोल्ट में, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा आपका, तो लैम्डा इज इक्वल टू √150 अपॉन कितना 15, मतलब ये आ गया आपका लैम्डा √10 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गया बात को। बस फॉर्मूले ध्यान रखना, डी ब्रोई के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बना लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर चलते हैं। प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, एक ही टाइम पर मोमेंटम और एक ही टाइम पर आप पोजीशन नहीं पता लगा सकते, कुछ ना कुछ उनमें अनसर्टेनिटी रहेगी। और न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से होते हैं क्या, पहला डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसको इक्वल टू कर लेना। और न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए आप क्या करो, h/4π की फाइनल वैल्यू याद कर लो। इसकी वैल्यू होती है 0.52 इंटू 10⁻⁻34। 0.52 आपको याद हो ही जाएगा, क्यों, बोहर रेडियस 0.53 होता है ना, तो वैसे ये 0.52 और 10⁻⁻34 यहां से जो आता है, बस ये याद कर लेना आप, तो न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन होती है डेल्टा x, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, और ये जो मास है ये किस में रखोगे आप, kg में रखोगे, ध्यान रखना है ना हमेशा। तीसरा डेल्टा E, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। और चौथा और फाइनल रिलेशन डेल्टा x, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ²/4π। और लैम्डा क्या है यहां पर आपका, वेवलेंथ। ठीक है, मीटर में रखना आपको यहां पे। तो ये वाली कहानी हो गई आपकी, चारों फॉर्मूले। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, देखो ध्यान से। क्या कह रहे हैं आपसे, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, 2 टाइम्स डेल्टा p, तो मैं लिख रहा हूं 2m डेल्टा v, ऐसा लिख दूं मैं, क्यों, डेल्टा p को m डेल्टा v लिख सकता हूं। अब बताओ जरा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू लिख दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, h/4πm। अब देखो डेल्टा x को रख रहा हूं 2m डेल्टा v, 2m डेल्टा v, और डेल्टा v एक पहले से है h/4πm, तो यहां से डेल्टा v का होल स्क्वायर आ गया क्या, h/8πm², यही आएगा, और इसका अंडर रूट ले लो, आंसर आ गया। तो डेल्टा v क्या आ गया, √h/8πm²। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, m बाहर ले लो और √8 नीचे हो जाएगा 2√2, तो 2m और √h/2π, इस तरीके से। सही है ना, 2 को अंदर ले जाएंगे 4 बनेगा, 4 का डबल 8 और m का m², सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये अभी 1 सितंबर को आया है। डेल्टा x इज 10⁻⁵, ठीक है, अनसर्टेनिटी पोजीशन 10⁻⁵ मीटर है, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 0.25 ग्राम, देन फाइंड डेल्टा v। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना कैसे लगा रहा हूं। डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू लगा रहा हूं, और h/4π को ये पुट कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 0.52 इंटू 10 की पावर कितना, -34, ठीक है, और m नीचे है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, m को kg में रख देंगे अपन। डेल्टा x बताओ जरा, 10⁻⁵,
डेल्टा वी मुझसे निकलवाया था 0.52 इंटू 10 की पावर -34 और मास क्या है, मास है 0.25 ग्राम है ना, तो 0.25 इंटू 10 की पावर -3 kg में हो जाएगा। बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर लो। 0.25 क्या हो जाएगा 1/4 और 4 को ऊपर ले जाओ तो 0.52 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके लिखना, तो ये डेल्टा वी आएगा आपका 2.1 के अप्रोक्स आएगा, इंटू 10 की पावर -26 हो जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, क्योंकि 0.5 का 4 टाइम्स तो 2.1 के अप्रोक्स हो गया। 10 की पावर इकट्ठी कर लो, -5 और -3 कितना हो गया -8 और -8 ऊपर जाएगा तो -26, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, देख लो आप, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखना आप क्या कह रहे हैं इसमें। अ गोल्फ बॉल हैज मास 100 ग्राम, तो मास को तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, एंड स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, फाइंड डेल्टा एक्स। कभी भी आपको ऐसे परसेंटेज दिया जाए और अनसर्टेनिटी निकालना हो तो डेल्टा वी कह रहे हैं आपसे क्या, v इंटू एक्यूरेसी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। ठीक है, कभी भी आपको परसेंटेज दिया जाए तो परफेक्ट वेलोसिटी जो होगी, जो गिवन है आपको, वो लिखो और एक्यूरेसी जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो तो v कितना है 100 और यहां पर आपको एक्यूरेसी दे रखी 2%, इसका मतलब 2/100, तो v क्या आ गया, डेल्टा v क्या आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। किसके लिए बात कर रहे हैं आपसे, गोल्फ बॉल के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या, 0.52 इंटू 10 की पावर कितना -34 डिवाइडेड बाय m, और मास किसमें केजी में, 100 ग्राम का मतलब कितना हो गया 0.1 kg लिख सकता हूं मैं 1000 से डिवाइड करके, डेल्टा वी 2 आ गया, तो डेल्टा एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 10 की पावर क्या -34 अपॉन मास क्या है 0.1 kg। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड कर दो जरा, 0.52 कितना आ जाएगा 0.26 आ गया ये, और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -33, तो ये आ गया आपका डेल्टा एक्स इतना मीटर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे कभी अगर आपको एक्यूरेसी गिवन है तो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो मेरे पास मेटल की सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस पर मैंने कुछ लाइट डाली, तो होता क्या है, ये जो लाइट डाली मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो मैंने डाली वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, मेटल से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकालने के लिए और इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएंगे तो इसको चलाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकालने के लिए, सरफेस तक निकालने के लिए, ये एनर्जी को बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। तो EI जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, वर्क फंक्शन फाई या फिर W लिखते हैं इसको, और दूसरा पार्ट किसमें, इसको चलाने में मतलब काइनेटिक एनर्जी में। ये वाला पार्ट मैक्सिमम होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। तो वर्क फंक्शन को फाई लिखो या फिर W लिखो, बात बराबर है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्स। अब इसके और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कैसे, EI इज इक्वल टू लिख सकता हूं h न्यू, फाई को लिख दूंगा मैं क्या h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगी वो क्या लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 m v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m v स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना आप यहाँ पर। और यहाँ जो h न्यू है, न्यू को लिख रहा हूँ c बाय लैम्डा, तो h c बाय लैम्डा इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब यहां पर जो ये चीजें हैं कौन कौन सी, न्यू नॉट और लैम्डा नॉट, ये क्या है, ये है आपका, देखो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आपने डाली उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई। न्यू नॉट है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्यों, एनर्जी है मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो जो लैम्डा है वो क्या है, वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ। ठीक है, और लैम्डा नॉट क्या होता है, मैक्सिमम, क्यों, न्यू नॉट आपका क्या है, मिनिमम। मतलब आपको ओवरऑल क्या है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने, EI इज इक्वल टू दिस, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और एक ये वाला। अगर मान लो मेरे पास मेटल लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन सब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें आसानी से होगा, तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की टेंडेंसी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की टेंडेंसी का ऑर्डर। ध्यान रखना, सीजियम बहुत आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब यहां पर आपको ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये फॉर्मूले तो आप याद करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है
वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं, इन्हीं फॉर्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल, ठीक है। न्यू दे रखा है, न्यू नॉट दे रखा है। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको ये निकालना है, न्यू दिया है तो मैं पुट कर रहा हूं, देखो एच, यहां से न्यू को मैं लिख रहा हूं क्या, 11 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकता हूं इसको न्यू को। तो 11 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू एच इंटू 6 इंटू 10 की पावर 14 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से के आपका क्या आ गया, इसको आप इधर ले आओ और 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 5 इंटू एच इंटू 10 की पावर क्या 14, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो एच पुट कर देता हूं मैं कितना, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 14, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, माइनस 20 जूल्स। इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और आसान तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, जैसे ये है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, वेवलेंथ दे रखा आपको है ना, इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद Li, उसका W मतलब वर्क फंक्शन दे रखा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, क्या 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो मैं क्या कर रहा हूं, EI इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, और यही आपको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। EI को मैं ऐसे निकालूंगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तभी तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा EI, और 5 आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे देखना, 12400 अपॉन लैम्डा में रख रहा हूं, 310 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो तो 3100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 2.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हो जाएगा आपका कितना 4, तो 4 माइनस 2.5 ये आ जाएगा आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो के मैक्स कितना आ गया, 4 में से 2.5 माइनस कर दो 1.5 EV, ठीक है। अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, किसको, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, समझ गए। अब अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए या फोटो करंट रुक जाए। तो वो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V0 या V लिख सकते हैं इसको। ये जो है ना, इसमें से यूनिट इसकी वोल्ट कर दो बस, तो यूनिट क्या आएगी इसकी वोल्ट, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है सेम। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ये बी पार्ट का आंसर हो गया, समझ गए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो लिख देंगे, तो आप नोट कर लेना, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है देखो। पहली बात, अगर मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, क्या इंटेंसिटी बढ़ाता हूं फ्रीक्वेंसी फिक्स करके, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, मतलब फोटो करंट बढ़ता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, न्यू मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा वाई एक्सिस पर है, तो के इज इक्वल टू लिख दूंगा एच न्यू माइनस क्या, एच न्यू नॉट, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ आएगा। किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। स्लोप क्या हो जाएगा एच, तो स्लोप हो गया एच, और अगर मैं यहां से इसका इंटरसेप्ट देखना चाहूं तो इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, एच न्यू नॉट, इस तरफ नीचे की तरफ, है ना। तो ग्राफ अपन यहां से शुरू कर दो। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आई पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब सीधा जाएगा, लेकिन ये वेरिएशन कब होगा, व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां तीसरा पॉइंट लिखूं जिससे आप ये कनेक्ट कर सकते हो, क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये ध्यान रखना। तो पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो आप ये सब वेरिएशन देखोगे। फोटो करंट के साथ क्या वेरिएशन होगा देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता, वैसे ही न्यू फोटो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा।
लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट बढ़ते हैं, इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गए। अब इस पॉइंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ऐसा एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 310 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटल। तो पहले क्या करो आप, EI निकाल लो। क्या EI 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो ये 310 नैनोमीटर है, तो 310 ये नैनोमीटर है NM, ठीक है NM। तो 3100 किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में, तो ये आ जाएगा 3100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो EI ग्रेटर देन 5 होगा ना, क्योंकि ये एच न्यू EI होता है और एच न्यू नॉट 5 होता है। तो EI ज्यादा होना चाहिए, 5 कम होना चाहिए, मतलब 4 से कम वाले वर्क फंक्शन वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो कौन कौन 4 से कम है, 1 2 3 और 4, बाकी सबके वर्क फंक्शन 4 से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ गए बात को। तो ये सारी की सारी थ्योरी हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, ग्राफ वगैरह बता दिए मैंने। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है क्वांटम नंबर। इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो अब आपको बहुत ध्यान से देखना क्वांटम नंबर में जो जो मैं पढ़ाऊंगा, इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं। आपको पता है 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्राइमरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या क्या होता है देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, N से, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को M या फिर ML से, और स्पिन को S या फिर MS से। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट, इट डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट शेल। ठीक है, शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में पता चलता है। एजीमुथल में पहला पॉइंट क्या है, इट डिस्क्राइब्स सबशेल, ठीक, या सबऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, इसके बारे में पता चलता है। और मैग्नेटिक से पता चलता है ओरिएंटेशन के बारे में, जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन क्या है, और इसमें पता चलता है स्पिन के बारे में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एन की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, सेकंड पॉइंट, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा होता है, K L M N O P एंड सो ऑन। ठीक है, यहां जो है L जो होता है वो क्या होता है, 0 to n-1 होता है। ठीक है, और L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये होता है S P D F G, इन सब के लिए ऐसा, ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है आपको, है ना, किस सबसेल के लिए कौन सी वैल्यू होती है L की। यहां जो M होता है वो होता है -L2 प्लस L होता है। जैसे L इज इक्वल टू 0 अगर है तो उसमें एक बॉक्स होता है, मतलब एक ऑर्बिटल हो गया। L इक्वल टू 1 है तो उसमें 3 बॉक्स होते हैं, Px Py Pz, और L इक्वल टू 2 है तो उसमें 5 बॉक्स होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऐसे होते हैं। और यहां क्या पता चलता है, यहां स्पिन या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, और इसमें कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता। इसका मतलब क्या है क्लासिकल एनालॉग का, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ को आप क्लॉकवाइज मानो। अगर आप प्लस हाफ को क्लॉकवाइज मानते हो तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर आप माइनस हाफ को क्लॉकवाइज मानते हो तो प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, ये होता है √L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2π, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, कट H भी लिख सकते हैं। ठीक है, H अपॉन 2π को अपन H बार या कट H, क्या L इंटू L प्लस 1 और कट H, इस तरीके से H अपॉन 2π को लिखते हैं। यहां तीसरे पॉइंट में कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखते। यहां आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहां पर, √s इंटू एस प्लस वन h/2 पाई, ठीक है, या फिर इसको भी आप कट एच लिख सकते हो, क्या, √s इंटू एस प्लस वन कट एच। और s क्या होता है n/2, और n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यूपी इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और होता है, ठीक, डी पॉइंट और लिख देता हूं, क्या, कि अगर आपसे टोटल स्पिन पूछे, टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन जो होता है वो होता है आपका प्लस माइनस n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे पूछे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये होता है आपका 2s प्लस वन, क्या होता है 2s प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और s आप यहां से निकाल लोगे, यहां प्लस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब यहां का जो s होगा वो क्या होगा n/2 रखना पड़ेगा आपको, ठीक। यहां एक दो पॉइंट और हैं। डी पॉइंट ये है कि टोटल ऑर्बिटल्स अगर आपसे बोला जाए तो n² होता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर बोला जाए तो 2n²। यहां पर अगला पॉइंट ये है कि अगर टोटल ऑर्बिटल्स बोला जाए, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, ये होता है 2l प्लस वन, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर बोला जाए तो 2 इंटू 2l प्लस वन, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको याद कर लेना फटाफट से, और मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बता देता हूं, नोट करो पहले से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लो किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए इन n = 3। अगर n की वैल्यू गिवन हो तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स ये होते हैं n² मतलब 3² मतलब 9। इलेक्ट्रॉन पूछते तो 9 का डबल मतलब 18 हो जाते। अगर l की वैल्यू दी हो तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं 12 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कितना 5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पूछते तो 10। अगला आपको सबसेल बताना है, n दिया है l दिया, सबसेल यहां लिखेंगे। अच्छा n जो दिया है वो तो वैसे ही लिख लो, 3 4 5 और 2। अब जो l की वैल्यू है, इस l की वैल्यू के लिए SPDF हम असाइन करेंगे। l = 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 2 के लिए d। लेकिन अब ध्यान देना जरा, n और l की वैल्यू सेम तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना ये डज नॉट एग्जिस्ट, 2D एग्जिस्ट नहीं करता। n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, और l की वैल्यू हमेशा n से कम ही रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि l = 0 to n-1 होता है। तो ये अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अगला फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करना है, √L × L + 1 कट h, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट का n कट h मतलब nh/2 जो होता था। अब देखो जरा, √L, L क्या होता है इसके लिए 0, तो 0 × 0 + 1 कट h मतलब ये तो 0 हो गया। इसका बताओ √1 × 1 + 1 कट h, तो ये क्या आ गया √2 कट h। इस तरीके से सॉल्व करोगे। d के लिए कोई सा भी d हो, 3d हो, 4d हो, 5d हो, d के लिए l की वैल्यू कितना 2, तो n × n + 1, तो ये हो गया √6 कट h, √6 कट h। इसका बताओ f अगर 3 रखूंगा तो √3 × 3 + 1 कितना हो गया 4 × 3 कितना √12 कट h। इस तरीके से चलना है आपको। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में n × कट h होता है, तो n से डिपेंड करेगा, SPDF से डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका 4 कट h, इसका 5 कट h, इसका 1 कट h, इसका 6 कट h, और कट h = h/2 या h बार भी पढ़ते हैं इसको, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो फटाफट से क्या कह रहे हैं। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। कैसे चेक करना है, n की वैल्यू देखो आपकी 1 2 3 4 5 से ऐसा होता है, तो n की वैल्यू सभी ऑप्शन में दे रखी है आपको, इंटीजर है, ठीक है। अगर n 4 है तो l चेक करो, l क्या होता है 0 to n-1 होता है, ठीक है। तो चेक करो अगर n 4 है तो l क्या हो सकता है 0 to 4-1 मतलब 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। चेक करो जरा, बिल्कुल सही है। अगर l 0 है तो m क्या हो सकता है -L2 + L। अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। b चेक करो, n अगर 3 है तो l क्या हो सकता है 0 to 3-1 मतलब 0 to 2 मतलब 0 1 और 2, मतलब ये वैल्यू मिल रही है। अगर l 1 है तो बताओ m 1 हो सकता है क्या,
L अगर 1 है तो M क्या हो सकता है -L2 + L, मतलब -1 2 + 1, मतलब -1 0 और +1, मतलब ये सही है। और S तो प्लस हाफ में से तो होता ही है। C चेक करना, अगर N 2 है L क्या होगा 0, सही है ना, 0 to 2 - 1 मतलब 0 से 1, मतलब 0 और 1। अगर L 0 तो M भी 0, बिल्कुल सही। तो आंसर डी आएगा आपका तीनों, अगर ये वाले सही है तो डी गलत होगा। चेक कर लेते हैं, N अगर 3 है L क्या होगा 1, अगर L 1 है तो M क्या होगा -1 2 + 1, मतलब -2 हो ही नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट है। इस तरीके से चेक करना है, मतलब L के लिए कैसे चेक करोगे, 0 to n - 1 और M के लिए -L2 + L, बस ये देख लेना आप। अगला, फाइंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। अगर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो s क्या होता है आपका n/2, मतलब 2/2, मतलब 1, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम सैम इज इक्वल टू अंडर s इंटू s + 1, s इंटू s + 1 कट h, मतलब √2 कट h, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड टोटल स्पिन इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। अगर n 2 है तो टोटल स्पिन ts इज इक्वल टू ±n/2, मतलब आपका ±2/2 क्या आ जाएगा, ±1। अगर अपना n2 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी sm होता है क्या 2s + 1, और s क्या होता है n/2, तो n कितना है 2/2, तो ये 1, तो s को 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। लोग आंख बंद करके आंसर 10 लगाने लगते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो जरा, क्या है d ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स, एक बॉक्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से, बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं लोग इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। नोट करो, फिर इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। जैसे आपसे नोड वगैरह पूछ लेते हैं, नोड क्या होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। तो अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं क्या, टोटल नोड, टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, डायरेक्ट ध्यान रखना फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे रेडियल, रेडियल और स्फेरिकल, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है। तीसरा, अगर आपसे पूछे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है L। और अगर आपसे पूछे एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है L। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, सब सेल दिया जाएगा, तो यहां मैं बताऊंगा आपको करके सॉल्व। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, आपसे अगर बोला जाए कि एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल, तो एनर्जी ऑफ सबसेल जो निकलता है वो निकलता है बोहर-बरी रूल से। किससे, बोहर-बरी रूल या n+l रूल, बोहर-बरी रूल और n+l रूल भी इसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें, बहुत सिंपल है, एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l इफ n+l इज सेम। अगर तुम्हारा n+l सेम आ गया तो हम लिखते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर बोले तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना, ध्यान से देखना। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, Fe2+ है, आप मुझे Fe का एटॉमिक नंबर बताओ, 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar 4s2 और 3d6 आएगा। लेकिन यहां Fe पे +2 लगा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते किससे हैं, आउटर ऑर्बिट से, तो 4s से निकलेगा तो ऐसा दिखेगा। ये तो फुली फिल्ड है, 3d को फिल कर लो, तो 3d 6 है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, 6। ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n कितना आ गया, 4। तो mm का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो √n × n+2, तो ये आ जाएगा √24 4 × 6। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, Cu2+ है तो Cu का बताओ जरा, 29 का एक्सेप्शन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या 4s1 3d10 होता है। अब देखो जरा, यहां 2+ लगाना है तो एक तो यहां से उड़ा दो और एक यहां से उड़ा दो, तो 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। और D9 को फिल करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो D9 फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया,
तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। समझ गए बात को, इस तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टोटल नोड, नोडल प्लेन, एंगुलर और रेडियल नोड। सिंपल सा है, ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये लगाना है। ध्यान से देखो जरा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी 3 और l की वैल्यू 0, इसके लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 2। अब यही लगा देंगे अपन। टोटल नोड n-1, तो 3 में से एक कम कर दो 2, यहां 4 में से एक कम कर दो 3, 5 में से एक कम कर दो 4, इस तरीके से। रेडियल नोड n-l-1, ध्यान से देखना, 3 - 0 - 1 कितना आएगा 2, 4 - 1 - 1 मतलब 2, 5 - 2 - 1 कितना 2, इस तरीके से n-l-1 होता है ना। नोडल प्लेन l की वैल्यू 0 1 2, 0 1 2, एंगुलर भी 0 1 2, इस तरीके से। समझ गए। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते, खत्म चैप्टर। देखो, कंपेयर द एनर्जी ऑफ सबसेल 3p 4s 5d और 4p। यहां n की वैल्यू कितना, l की वैल्यू कितना 1, तो n प्लस l बताना जरा कितना, 3 + 1 कितना होता है 4, सही है। 4s में बताओ, n अगर 3, l बता दो l कितना 0, तो n प्लस l कितना हो जाएगा 3। यहां n 5, l कितना 2, तो n प्लस l कितना हो गया 7। ध्यान से देखते जाना, n 4, l है 1, तो n प्लस l कितना हो गया 5, सही है ना। 3 1 4, 3 0, 5 2 7, 4 1 5, ठीक है। अब बताओ जरा, n प्लस l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो n प्लस l सबसे ज्यादा किसमें है, c वाले में। अगला बता दो जरा, d वाले में। अगला बता दो जरा, a वाले में। अगला बता दो जरा, b वाले में। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर किसी का n प्लस l सेम होता तो हम n की वैल्यू से देख लेते। समझ गए बात को। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1-2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिए बीच में चैप्टर में। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और बिल्कुल बिंदास होके जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा, बस अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। अब इसको नोट कर लो।